at time t equal to 0, a particle starts moving along the x-axis if its kinetic energy increases uniformly with time t. यानी kinetic energy ऐसा दिया हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू। यानी आप देख रहे हो कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, रूट टी, यानी v इक्वल टू आ गया के रूट टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू ये आ जाएगा इंटू 1/2 रूट टी। ये क्या है, इसका एक्सेलरेशन है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ये फोर्स होगा, तो कितना हो जाएगा एम के बाई टू रूट टी। इसका मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√t। ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके आकांक्षा। यस सर। नेक्स्ट है जैसे क्वेश्चन नंबर 3। उसका देश आप लोगों का बताता हूँ मैं, पहले आज ये करते हैं फिर पढ़ लेते हैं अभी। Point particle of mass m moves along the uniformly rough track PQR। ये P Q, ये P Q और ये R है। ये हाइट दिया हुआ है h इक्वल टू 2 मीटर, तो 30 डिग्री है। The coefficient of friction between the particle and the rough track equals mu। The particle is released from rest, यानी पार्टिकल को यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है from the point P and it comes to rest at point R, और यहाँ जाके ये रुक जाता है। The energy is lost by the ball over the parts PQ and QR of the track are equal to each other, and no energy is lost when particle changes direction from P to Q to QR। मतलब ये कहने का मतलब है जब आएगा तो ये जब यहाँ से ऐसे आएगा तो ऐसे यहाँ से टकरा के ऐसे जाएगा ना, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। The values of the coefficient of friction mu and the distance x जो कि QR है, ये बताना है। तो एनर्जी लॉस ये कह रहा है कि दोनों में सेम है, PQ और QR में सेम है। तो मान लेते हैं कि जब यहाँ पहुंचेगा ये पार्टिकल तो इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो आपको ये मालूम है कि जब ये पार्टिकल आएगा तो इसको पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा, और इधर इसको एम जी साइन थीटा। तो पहले P से Q के लिए बात कर लेते हैं, है ना। तो P से Q के लिए पहले बात कर लेते हैं। तो P2Q में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि mg का वर्क, तो mg या तो वर्टिकल देख लो या mg साइन थीटा का वजह से देख लो। mg साइन थीटा की वजह से देखेंगे तो फिर ये कौन सी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी अपने को, ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, सीधा mg का लिख लो। तो mg इंटू एच और फ्रिक्शन का माइनस म्यू mg कॉस थीटा इंटू ये pq लेन देखेंगे यहाँ, इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। फिर Q से R के लिए बात कर लेते हैं। तो Q से R के लिए जब जाएगा तो नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, डाउनवर्ड mg लग रहा होगा, तो नॉर्मल का वक्त तो वैसे भी 0 होगा और इसको फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, कितना होगा, तो माइनस म्यू mg इंटू QR, बस यही है जो पीछे वर्क कर रहा है, इक्वल टू 0 माइनस हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ से निकाल के यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, mgh माइनस म्यू mg cos थीटा PQ इक्वल टू म्यू mg QR तो x है, और ये कितना जाएगा h बाई PQ इक्वल टू साइन थीटा जो कि साइन 30, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ।
तो पी क्यू कितना आ गया 2h, ये आ गया। अब साथ में ये भी कह रहा है कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, कि क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है वो दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो आ गया ना, सॉल्व कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, कर लोगे भाई। ऐसा करो, यही वैल्यू यानी ये इसके इक्वल है, कर लोगे आप? हाँ, तो आ जाएगा, है ना। तो अभी इतना ही करेंगे, फिर अभी और भी है, जैसे संस्कार का भी है, आकांक्षा के और भी क्वेश्चन है, रूपाली के हैं, बताता हूँ मैं। अच्छा, अभी क्लियर है ना ये दोनों, यानी इसका मतलब ये क्वेश्चन में कह रहा है म्यू एम जी कॉस थीटा क्यू आर सिंस, और ये इक्वल टू म्यू एम जी क्यू आर है, ऐसा कह रहा है। तो ये है ना, तो इसकी जगह ये वैल्यू रख दो, फिर सॉल्व कर लो, हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वाली बात हो गई थी। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। तो जैसा हमने टॉर्क के बारे में बात किया, वैसे यहाँ इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ऐसा है ये कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मान लो कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी इधर कहीं है v वेक्टर, और इस पॉइंट O के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है r। हमें एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट O के अबाउट ही चाहिए यहाँ। तो क्या करेंगे, यहाँ सेम कॉन्सेप्ट लगाना, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है दरअसल। तो v की डायरेक्शन में ही क्या होगा, मोमेंटम भी होगा, क्योंकि हमें मालूम है मास इनटू वेलोसिटी ये मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम यानी ये जो लाइन मैंने लिखा है, ये बनाई डॉटेड लाइन है, क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दी मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम ही इसी डायरेक्शन में है। तो क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इसके ऊपर और इसको एक्सटेंड करो इधर। अगर मैं कहता हूँ कि ये एंगल थीटा है और ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, यहाँ ये हो जाएगा आर साइन थीटा। मान लो अगर ये ओ ए जो डिस्टेंस है वो आर है, तो आर साइन थीटा। तो मोमेंट, तो एंगुलर मोमेंटम जिसको एल से डिनोट करूंगा मैं यहाँ, तो एल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा मोमेंटम, मोमेंटम जैसे हम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे यहाँ भी मोमेंटम इनटू लीवर आर्म, यानी P इनटू आर साइन थीटा, या मोमेंटम
into perpendicular distance of the line of action of the momentum from a point about which angular momentum is, आप लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ इसको, कैलकुलेटेड। ठीक है, perpendicular distance momentum into perpendicular distance of the line of action of the momentum from a point about which angular momentum is calculated. Okay, लिख लिया बाकी लोगों ने? नहीं सर। लिख लिया? तुम्हारे पास आया है ये पॉइंट ओ के अबाउट है, यानी एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ वाया एल इक्वल टू पी इंटू आर साइन थीटा, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर इंटू पी साइन थीटा भी लिख सकते हो, है ना। तो इसको लेकिन वेक्टर में लिखेंगे तो आर वेक्टर क्रॉस
पी वेक्टर। यानी मतलब क्या हुआ यहाँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आर वेक्टर है, ये पी वेक्टर है। तो अल्टीमेटली हमने आर क्रॉस पी का मतलब क्या समझा यहाँ देखो, क्योंकि ये क्या होगा इसका, ये आर कैप है, तो आर कैप उधर है, पी इधर है, यानी ये कैसे रोटेट कराएगा, एक तरह से ऐसे रोटेट कराना चाहेगा, ठीक है ना। तो ये एंगुलर मोमेंटम होगा इसका, आर क्रॉस पी वेक्टर। मेरे ख्याल से आर क्रॉस पी समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। तो किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है, यानी यहाँ हम लोग इसकी डायरेक्शन किधर लेंगे, अलोंग दी माइनस जेड एक्सिस है। यानी इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम उसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप है, ठीक है। लिख लो इसको। लिख लिया। मैंने कहा कि आर वेक्टर इधर है, यानी आर वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, या आर कैप की डायरेक्शन इधर है, और पी वेक्टर इधर है। तो आर क्रॉस पी का मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ ना, यानी राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो एल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ हुई ना, यानी माइनस के कैप डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। राइट हैंड थंब रूल लगाना आ रहा है आपको, हर्ष। हाँ सर। राइट हैंड थंब रूल लगाना आ रहा है ना। हाँ ठीक है। तो ये तो हुआ जब ओरिजिन पे हम लोग क्या ले रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्या, अरे यार, तो पॉइंट हो हमारा ओरिजिन था, लेकिन अगर मान लो ऐसा दिया हो कि मान लो ओरिजिन यहाँ हो, और यहाँ पॉइंट ओ डैश यहाँ हो, और ये पॉइंट ए है, और ये पी वेक्टर है मान लो, हमें इस ओ डैश के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। इसकी पोजीशन वेक्टर ये है, और इसका पोजीशन वेक्टर ये है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ डैश, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एल ओ डैश वेक्टर, ये हो जाएगा ओ डैश ए वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मान लेते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर ये है,
और इसका पोजीशन वेक्टर ये है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, ये r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्रॉस p वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? ये लॉजिक समझ में आया? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या हो गए हम? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो o डैश वेक्टर प्लस प्लस o डैश a वेक्टर इक्वल टू o a वेक्टर। तो o डैश क्या हमारे पास में, r2 वेक्टर प्लस o डैश a वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर। तो o डैश a वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। इसको लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया? यस सर। जैसे मान लो एग्जांपल है हमारे पास में, चलो पहले एक ये भी ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन करता हूँ मैं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, तो वो होगा दरअसल एल वेक्टर डॉट आई कैप करेंगे तो जाएगा एल एक्स, एल वेक्टर डॉट जे कैप करेंगे तो जाएगा एल वाई, एल वेक्टर डॉट के कैप करेंगे तो जाएगा एल जेड। अब क्वेश्चन करते हैं तो उससे क्लियर होगा आपको। जैसे मान लो एक एग्जांपल है यहाँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक पार्टिकल है, मान लो इधर कहीं जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है 3 आई कैप 4 जे कैप मीटर पर सेकंड, और इसका मास है 1 kg। हम लोग यहाँ एक तो इस पॉइंट यानी 0,0 यानी पॉइंट ओ के अबाउट देखेंगे, और ये मान लो हमारे पास में 2,2 पॉइंट पर एक किस इंस्टेंट पर है ना, और एक
एक पॉइंट यहाँ है, ये मान लेते हैं कि 0,2 है, और एक पॉइंट यहाँ है 2,0 है। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, और ये पॉइंट मान लेते हैं क्यू है। ठीक है, तो पहले पॉइंट ओ के अबाउट देखेंगे हम लोग एंगुलर मोमेंटम। पहले मोमेंटम देख लेते हैं कितना है। तो मोमेंटम होता है एम वी वेक्टर, यानी 1 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास आ गया 3 मीटर पर सेकंड नहीं आएगा अभी, यहाँ ये क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू सेकंड। 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन पर सेकंड, ये मोमेंटम होगा। हमें एक तो पॉइंट ओ के अबाउट चाहिए, पॉइंट ए के अबाउट चाहिए, पॉइंट बी के अबाउट चाहिए, फिर एक्सिस के अबाउट क्या होगा वो भी चाहिए। ये क्लियर है सबको यहाँ तक क्वेश्चन? ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, जिस समय हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए उस समय उसकी पोजीशन दिया हुआ है। ओके, और जिन जिन पॉइंट के अबाउट चाहिए उन पॉइंट के अबाउट भी कोऑर्डिनेट अपने को दिए हुए हैं। क्लियर है सबको ये पॉइंट? Yes, sir. तो चलिए पहले तो पहले पॉइंट ओ के अबाउट क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। तो क्या हो जाएगा, एल ओ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर ना। ओ क्यू वेक्टर क्या है यहाँ देखो आप, 2i कैप प्लस 2j कैप है कि नहीं, क्रॉस 3i कैप प्लस 4j कैप है। ये समझ में आया पहले से? तो इसका पोजीशन वेक्टर ये है। तो आई क्रॉस आई तो 0 ही होता है, आई क्रॉस जे यानी कितना हो गया 8k कैप, जे क्रॉस आई -6k कैप, और जे क्रॉस जे 0 कितना हो गया 2k कैप न्यूटन सेकंड। नहीं नहीं, ये न्यूटन सेकंड थोड़ी होगा, फिर आ जाएगा हमारे पास में क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि मीटर से मल्टीप्लाई है तो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल सेकंड लिख सकते हो आप इसको, है ना? क्या लिख सकते हो, जूल सेकंड या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी लिख सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास में। अब देखो यहाँ, ये तो पॉइंट ओ के अबाउट आया ना, एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो डॉट आई कैप करेंगे तो 0 होगा ना। उसी तरह एल ओ वेक्टर डॉट जे कैप करेंगे फिर भी 0 आ जाएगा ये। लेकिन एल ओ वेक्टर डॉट के कैप करेंगे क्या आ जाएगा, 2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। ये समझ में आया? Sir, last वाला explain कर. लास्ट वाला डॉट प्रोडक्ट लिया ना मैंने, तो के कैप डॉट Okay, sir. आई कैप Yes. क्या होगा, 0 हो जाएगा ना भाई। 2 k कैप डॉट आई कैप करोगे Yes, sir. तो समझा. दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो 0 हो जाएगा।
क्लियर है भाई सबको ये? किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट ही नहीं आता है? कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ, अबाउट क्यू तो जीरो है। क्या हुआ? क्यू के अबाउट तो जीरो है ना भाई, वहीं से जा रहा है, इसी पॉइंट से पास हो रहा, लाइन ऑफ एक्शन तो जीरो आ गया ना। वहां से आर डिस्टेंस क्या जीरो ही है, तो क्यू के अबाउट क्या होगा? जीरो। अब जैसे बी के अबाउट चलते हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी, तो बी के अबाउट जाओगे तो क्या लिखोगे? देखो, एल बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर ना। ये बात सुनना है सबको? यस और नो? यस सर। तो आप यहाँ देखो, बी क्यू क्या है? बी क्यू क्या है? बी क्यू है, क्योंकि बी क्यू ये है और ओ बी ये है, तो हमारे पास ये हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ओ क्यू क्या है? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ओ बी क्या है? 2j कैप। अब प्रॉब्लम उन बच्चों को ज़्यादा हो रही होगी जिनको वेक्टर लिखना ही नहीं आता है, जिनको वेक्टर लिखना ही नहीं आ रहा है। तो अगर कोऑर्डिनेट गिवन होते तो वेक्टर कैसे लिख रहे हैं वो भी साथ में बता ही रहा हूँ मैं आपको। तो एल बी वेक्टर इक्वल टू, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया यहाँ? 2i कैप क्रॉस पी वेक्टर कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप। तो i क्रॉस i 0, i क्रॉस j यानी 8k कैप। ये तो आ गया। अब इसके अबाउट अलोंग द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? 0। एल बी वेक्टर डॉट जे कैप क्या हो जाएगा? 0। एल बी वेक्टर डॉट के कैप क्या रहा है? 6 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो एक्सिस अलोंग द के कैप यानी अलोंग द जेड एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक तरह से, या इसका कंपोनेंट क्या है? इसका कंपोनेंट है 6, लिख लो। अब ए के अबाउट बताओ आप क्या होगा? हाँ 8 होगा ना, 8 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब बताओ ए के अबाउट क्या होगा, करो आप लोग। -6 के कैप बिल्कुल सही है। किसने बताया भाई? आर्यन, श्याम, पीयूष, बिल्कुल सही है। सही है, चल भी सही है।
तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए की बात करें तो क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए क्यू। तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर। तो ओ क्यू कितना है? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ओ ए कितना है? 2i कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 4j कैप। तो आई कैप से तो आई कैप कैंसिल आउट हो गया, तो 2j कैप क्या हो जाएगा? j क्रॉस आई यानी -6k कैप आ गया। तो एल बी वेक्टर डॉट आई कैप क्या होगा? 0। एल बी वेक्टर डॉट जे कैप क्या होगा? 0। एल बी वेक्टर डॉट के कैप क्या होगा? -6 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। हाँ लिख लो ना डायरेक्ट। ए क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? 2j कैप हो जाएगा। ठीक है ना? ओके नेक्स्ट। हाँ ए है ना? ए क्या है? अच्छा ये, हाँ ये ए, सॉरी ये ए है दरअसल ना। एल ए वेक्टर, एल ए वेक्टर है। ये पॉइंट ए के अबाउट चाहिए अपने को। ओके हम्म लिख लिया? आकांक्षा लिख लिया था? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम
of a system of particles about n point, about a point. तो मान लो जैसे कि एक पार्टिकल है, वो इधर कहीं जा रहा है, उसका मोमेंटम मान लो p1 वेक्टर। दूसरा पार्टिकल वो इधर कहीं जा रहा है, उसका मोमेंटम है मान लो p2 वेक्टर। एक पार्टिकल इधर कहीं जा रहा है, p3 वेक्टर। एक पार्टिकल इधर है, वो है मान लो pn वेक्टर। इन मान लो n पार्टिकल से मिलकर ये सिस्टम बना हुआ है और हमें पॉइंट ओ के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट ओ है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये आर एन वेक्टर है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये R2 वेक्टर है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये R3 वेक्टर है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये R1 वेक्टर है। ये सिस्टम है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? एल ओ वेक्टर या एल वेक्टर इक्वल टू, ये हो जाएगा R1 वेक्टर क्रॉस P1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर, Rn वेक्टर क्रॉस Pn वेक्टर। तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इस तरह से लिखेंगे। लिख लीजिए इसको, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एल वेक्टर इक्वल टू L1 वेक्टर, L2 वेक्टर, Ln वेक्टर। तो सबका वेक्टर सम करेंगे। भाई बाकी लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. एक मिनट सर। हो गया सर। तो ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट है
relation between torque and angular momentum. तो मान लो जैसे कि ये कोई पार्टिकल है और ये इधर जा रहा है, इसका मोमेंटम मान लेते हैं p वेक्टर है, जो कि mv वेक्टर होगा। और ये पॉइंट O है और इसका पॉइंट O के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो r वेक्टर है। इसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे पॉइंट O के अबाउट? तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O, तो क्या लिखोगे आप यहाँ? एल वेक्टर इक्वल टू, या एल ओ वेक्टर मतलब पॉइंट O के अबाउट, तो ये लिखोगे आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिखोगे। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ मान लो, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? डी एल वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस डी पी वेक्टर बाई डी टी प्लस डी आर वेक्टर बाई डी टी क्रॉस पी वेक्टर। ऐसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ मैं इसको। याद आ रहा है दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते थे तुम लोग करते हैं, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे लगाएं तो प्लस तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो दोनों फंक्शन क्या है यहाँ? मल्टीप्लाई है। वो अलग बात है कि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये रूल लगा सकता हूँ मैं यहाँ। यस और नो? Yes. Yes, sir. और मैंने मान लिया कि इस पर फोर्स हो सकता है कि मान लो इधर कहीं लग रहा हो, जरूरी नहीं है कि पी के डायरेक्शन में फोर्स हो, क्योंकि तो मोमेंटम है। इसका जो रेट है वो फोर्स के इक्वल होगा, अलग बात, वो कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन फोर्स जो है मोमेंटम की डायरेक्शन में, ये जरूरी नहीं है ना। इसकी जो मोमेंटम की जो रेट है वो एफ हुई होता है, वो एफ की डायरेक्शन में होना चाहिए रेट उसकी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो आप, डीपी वेक्टर बाई डी क्या होता है? फोर्स होता है, फोर्स होता है, मालूम है सबको? Yes. ये रब कर दूं ना? तो आप यहाँ देखो, और dl वेक्टर बाई dt इक्वल टू हो गया r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर प्लस dr वेक्टर बाई dt क्या होता है? dr वेक्टर बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है क्रॉस p वेक्टर। अब ध्यान से देखना है अब आपको, r क्रॉस f वेक्टर प्लस v वेक्टर क्रॉस p वेक्टर क्या होता है? mv वेक्टर होता है। m तो स्केलर और बाहर आ जाएगा। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? डी एल वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया? क्योंकि ये तो जीरो ही आ गया। और ये आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर क्रॉस एफ वेक्टर क्या होता है? टॉर्क होता है। तो टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया? ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, किसमें? रोटेशनल मोशन में। क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है ट्रांसलेटरी मोशन में? The rate of change of momentum with respect to time is equal to the applied force, and it takes place in the direction of the applied force. यहाँ देखो ये क्या है? The rate of change of angular momentum with respect to time is equal to applied torque.
and it takes place in the direction of the applied torque. समझ में आया? तो सेकंड लॉ यानी ये रिलेशन होता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? डीएल वेक्टर बाई dt हो गया। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. लिख लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे एग्जांपल है हमारे पास में, जैसे एग्जांपल 45 देखिए आप। एग्जांपल 45 क्या कह रहा है? A particle of mass m is projected on a horizontal ground with an initial velocity of u, making an angle theta with the horizontal. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये ऐसे जाएगा। यू से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो क्या कह रहा है? Find the angular momentum at any time t of the particle about y axis, about z axis, किसी जनरल पॉइंट पर जाने के बाद, है ना? तो इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक तो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा, उससे भी कर सकते हैं। तो पहले जो कॉन्सेप्ट सीखा उससे करते हैं, फिर जो हमने पहले जो कॉन्सेप्ट सीखा था आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, उससे करेंगे किसी जनरल टाइम के लिए। तो मान लो किसी जनरल टाइम की बात करें तो ये यहाँ कहीं पहुंच गया मान लो, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इधर की तरफ होगी। इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा? यहाँ देखो mg लग रहा होगा ना। तो ये किसी जनरल टाइम t की बात कर रहे हैं हम लोग। तो t इक्वल टू 0 पर यहाँ था, तो आप यहाँ देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर है ना। आप देखो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा? इसकी x होगा ना। ये डिस्टेंस बता सकता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि ये एंगल थीटा है। तो आपको ये मालूम है इसका ये कंपोनेंट क्या होगा? ओरिजेंटल कंपोनेंट u cos थीटा होगा। तो x कितना हो जाएगा वैसे यहाँ? u cos थीटा इंटू टी होगा कि नहीं होगा? ठीक है नहीं? हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? एल वेक्टर इक्वल टू, सॉरी, टाउ वेक्टर इक्वल टू डी एल वेक्टर बाई डी टी, है कि नहीं? तो डी एल वेक्टर इक्वल टू टाउ वेक्टर डी टी, है कि नहीं? आप देखो टाउ वेक्टर क्या होगा यहाँ? टाउ वेक्टर देखो वो होगा दरअसल एम जी इंटू एक्स, और ये माइनस ये के कैप होगा कि नहीं होगा? ये समझ में आया पहले तो कि माइनस के कैप क्यों लिया मैंने? ये लॉजिक समझ में आ रहा है पहले टॉर्क कैसे लिखा मैंने? भाई टॉर्क मुझे इस पॉइंट ओके अबाउट लिखना था,
पॉइंट ओके अबाउट टॉर्क लिखना है तो mg लग रहा है कि नहीं लग रहा किसी टाइम टी पर यहाँ, तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, होगी कि नहीं होगी? तो जो लाइन ऑफ एक्शन है जिस पॉइंट के अबाउट चाहिए होता है तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये तो कॉन्सेप्ट था। फोर्स इनटू perpendicular distance of the line of action of the force from a point about which torque is calculated। याद आ रहा है? तो लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दिया, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैसे घुमाना चाह रहा है इसको ये ऐसे घुमाना चाह रहा है। यानी राइट हैंड थंब रूल से देखो आप किधर है, माइनस के कैप डायरेक्शन में है, और एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ, ये है, ये लिख लो पहले, फिर एक और तरीका बताऊंगा मैं। लिख लिया ना? अब यहाँ देखो, हमारे पास में x की वैल्यू ये है, तो क्या आ जाएगा यहाँ, dl वेक्टर माइनस mg x की जगह u cos थीटा इंटू टी के कैप dt, इसको इंडिकेट कर देंगे, इसको 0 से t के लिए और इसको भी 0 से l के लिए, क्योंकि जब जहाँ स्टार्ट करेंगे वहां तो 0 ही था, क्योंकि पॉइंट ओके अबाउट ही पूछ रहा है। क्या हो जाएगा ये, एल वेक्टर इक्वल टू माइनस एम जी यू, ये कॉस थीटा है, के कैप भी कांस्टेंट है, यू कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, तो टी डी टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय एल वेक्टर इक्वल टू आ गया माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी स्क्वायर बाई 2 के कैप। तो एल वेक्टर डॉट के कैप क्या रहा है, माइनस एम
मेरी आवाज आ रही है भी आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. वो लिख लिया था क्या? No, sir. क्या आ रहा था वो देखो। तो dl वेक्टर इक्वल टू माइनस mg इंटू u cos थीटा इंटू टी dt, और एक k कैप को यहाँ ले लेता हूँ। इसको इंडिकेट करेंगे 0 से t, इसको इंडिकेट करेंगे 0 to l। तो l वेक्टर इक्वल टू हो गया माइनस mg u cos थीटा k कैप, और ये हो जाएगा t dt का t का क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 0 से t, यानी l वेक्टर इक्वल टू आ गया माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी स्क्वायर बाई 2 के कैप, यानी ये एंगुलर मोमेंटम होगा पॉइंट ओ के अबाउट। तो एक्सिस के अबाउट की अगर बात करोगे तो अगर आप के कैप एक्सिस यानी अलोंग द जेड एक्सिस की बात करोगे तो जाएगा माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी स्क्वायर बाई 2, ये हो गया अलोंग जेड एक्सिस। और एल वेक्टर डॉट जे कैप अलोंग द वाई एक्सिस क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा। अब जैसे एक और तरीका बताता हूँ, इसको ऐसे भी कर सकते हो। लिख लिया आप लोगों ने? एक मिनट। ओके, डन। अब देखो एक और तरीका है, कैसे करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ऐसे हुआ, किस इंस्टेंट पे यहाँ कहीं है, तो इसको जब हमने प्रोजेक्ट किया तो इसकी वेलोसिटी u, ये एंगल थीटा, इसकी वेलोसिटी यहाँ मान लेते हैं v वेक्टर है, और इसका ये जो पोजीशन वेक्टर है ये r वेक्टर है, ये पॉइंट o है,
तो हमारे पास एल ओ वेक्टर, इसका मास एम है, क्या लिखोगे आप? आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब आप यहाँ देखो, आर वेक्टर क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आर वेक्टर पहले निकालेंगे हम लोग। आर वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ? एक्स आई कैप वाई जे कैप। तो दो कॉलम बनाओ पहले यहाँ, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का। तो एट टी इक्वल टू 0 यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा। ए एक्स कितना है? 0। तो यहाँ से इसका मतलब x 0 है तो ये यू कॉस थीटा बना रहेगा, लेकिन x क्या हो जाएगा फिर यहाँ? 0 प्लस x को क्या लिखेंगे? 0 प्लस, ये हो जाएगा हाफ। अच्छा 0 प्लस क्यों होगा? वेलोसिटी 0 थोड़ी है। तो ये हो जाएगा u कॉस थीटा इंटू टी ना, और ये वाला x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर वाला पार्ट 0 हो जाएगा। वेलोसिटी यही बनी रहेगी इसकी, क्योंकि x 0 है। एट t इक्वल टू 0 यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। ए वाई कितना है? माइनस जी। तो फिर y इक्वल टू क्या लिखोगे आप? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ना। तो आर वेक्टर मिल गया। और वेलोसिटी क्या लिखोगे? सॉरी, वी वाई इक्वल टू यू वाई यू साइन थीटा प्लस ए एक्स टी। तो ये तो कितना है? माइनस जी इंटू टी। तो आपको क्या क्या मिलेगा? देखो, वेलोसिटी होगी हमारे पास में यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। और आर वेक्टर क्या हो गया? तो आर वेक्टर आ गया यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। इस फॉर्मूले में रख दो वी वेक्टर को भी और आर वेक्टर को भी। कर लोगे या करके दिखाऊं मैं? वही आंसर आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. करूं क्या, इसको सॉल्व करूं? कर लेंगे। तो वही आंसर आ जाएगा सेम। फिर अलोंग द एक्स एक्सिस निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम। तो हमने पहले एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया, जो कि आया आर क्रॉस पी वेक्टर। फिर हमने एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में रिलेशन फाइंड किया, तो टाउ वेक्टर इक्वल टू डीएल वेक्टर बाई डी मिला। उसके पहले हमने सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट क्या होता है वो निकाला, जो कि एल वेक्टर इक्वल टू मिला था L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर, है ना? वो सिस्टम के लिए निकाल लिया। अब हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस।
लिख लिया? नेक्स्ट, अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो आप ये देखो, जो रिजिड बॉडी होता है वो कई सारे पार्टिकल से मिलके बनता है। तो एक्चुअली वो जो कॉन्सेप्ट मैंने वहां बताया था वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ये कौन है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी about a fixed axis। तो मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है और इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है। ये मान लो ऐसे ओमेगा से घूम रही है। तो आप देखो, कोई भी पार्टिकल अगर आप लेते हो तो वो इस सर्कल में घूम रहा होगा वो पार्टिकल। अगर ये वाला पार्टिकल लोगे तो वो इस सर्कल में घूम रहा होगा, है कि नहीं? अगर ये वाला पार्टिकल लेते हो तो वो इस सर्कल में घूम रहा होगा। ये वाला पार्टिकल लोगे तो वो दरअसल इस सर्कल में घूम रहा होगा, है कि नहीं? तो मैंने मान लो ये एक पार्टिकल ले लिया, आयत पार्टिकल, जैसे वहां टॉर्क का बताया था वैसे यहाँ भी लूंगा। तो एक आयत पार्टिकल मैंने ले लिया जिसका मास mi है और जिसकी जो रेडियस जिस सर्कल में घूम रहा है वो ri है। अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, मान लो ये यहाँ से हम लोग अगर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी टॉप व्यू अगर मैं बनाऊं तो इस सिर्फ उस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं पूरी बॉडी में अभी। तो वो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, वो इस सर्कल में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? क्योंकि ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। तो ये पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी इधर क्या हो जाएगी, वी आई हो जाएगी ओमेगा आर आई ना। और ये क्या होगा, इसकी रेडियस है आर आई। इसका मास कितना है, एम आई है। तो आप देख रहे हो कि इसके यहाँ और इसके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री है। यानी इसका एल आई एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आर आई इंटू पी आई, जो कि एम आई इंटू वी आई ना, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में आर आई एम आई और वी आई क्या है, ओमेगा आर आई। यानी ये क्या आ गया, एम आई आर आई का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये हो गया एल आई। आपको मालूम होना चाहिए कि रिजिड बॉडी जब है तो सबके लिए ओमेगा क्या होता है, सेम होता है। रिजिड बॉडी के केस में सबका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। वो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में भी। तो वैसा एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, क्योंकि सबका रेट क्या होगा, थीटा के चेंज होने की जो रेट होती है हर एक पार्टिकल के लिए क्या होती है, सेम होती है। भाई ये वाला पॉइंट में कोई डाउट नहीं है ना कि हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम लेना है? ठीक है। अब यहाँ देखो समेशन ले लेते हैं। तो समेशन एल आई इक्वल टू क्या होगा, समेशन एम आई आर आई होल स्क्वायर इनटू ओमेगा। ये क्या है, इसका मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, और ये क्या हो गया, टोटल एल हो गया। तो एल इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू ओमेगा। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में P इक्वल टू एम वी होता है, वैसा ही रिजिड रिजिड बॉडी जब किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही होती है तब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि मैंने कहा था ना मास आई के इक्विवेलेंट है और वी ओमेगा के। इसका मतलब एल इक्वल टू पी एल के और फोर्स टाउ के, टॉर्क के। तो एल इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू ओमेगा होगा, कोई भी रिजिड बॉडी के लिए बात करेंगे तो। ठीक है, ये लिख लो पहले। इसमें अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, वैसे तो क्वेश्चन भी करवाए रहा हूँ।
लिख लिया? Yes. 2 मिनट. हो गया सर. अब यहाँ देखो, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. जैसे मान लो कि ये डिस्क को अगर इसके अबाउट हमने रोटेट करा है, इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, इसका मास m है, रेडियस r है, ये डिस्क है. तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? दूसरा, इसी डिस्क को मान लो आपने इस तरह से मान लो इस एक्सिस के अबाउट घुमाया, क्योंकि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ही है, लेकिन ये ओमेगा से घूम रहा है. इसका भी मास m है, रेडियस r है, इस एक्सिस के अबाउट. या आपने मान लो डायमीटर के अबाउट घुमाया, इसका मास m है, रेडियस r है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये ओमेगा से घूम रहा है. तो इस केस में क्या होगा? तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2. तो एल एक्स से डैश कितना हो जाएगा यहाँ? आई एक्स से डैश इंटू ओमेगा, यानी mr²/2 इंटू ओमेगा. यहाँ लिख लेते हैं, तो mr²/2 इंटू ओमेगा होगा. क्लियर है? फिर इसका ले लो, इसका क्या हो जाएगा? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्योंकि इस एक्सिस के क्या है, पैरेलल है. तो आई एक्स से डैश कितना होगा इसका? तो ये होगा mr²/2 प्लस mr². तो एल एक्स से डैश आ जाएगा 3/2 mr² इंटू ओमेगा. डायमीटर के अबाउट घुमाया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²/4. तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ये होता तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? mr²/4 इंटू ओमेगा. ये तीनों केस समझ में आए? ये भी डिस्क की है, ये भी डिस्क है. हाँ, नहीं समझ में आया? बोलिए. समझा सर. भाई सबको समझ में आया? यस सर. अर्थ बेटा समझ में आया ना आपको? हाँ सर. शानवी, यस सर. आदित्य भाटिया, बेटा क्लास में हो? यस सर. यस सर. समझ में आ रहा? नहीं तो ये कॉन्सेप्ट है. चलो आज इतना ही करेंगे. तो आपके जो भी डाउट बचे हैं वो मैं करवा दूंगा. और होमवर्क में आगे का क्या पार्ट है देखा आपने? ABCD के बाद कौन सा पार्ट है उसमें? अच्छा, DPP भी आप करते रहो, उसमें से डाउट हो तो भी पूछते रहो, है ना? ये रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस है क्या? अच्छा, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, वो पढ़ाएंगे अभी. रुको, अभी ये कंप्लीट कर लो आप. अभी तो बाकी के DPP शुरू कर दो.
डीपीपी नई वाली डीपीपी की बात कर रहे हैं कि पुरानी वाली की बात कर रहे हैं आप? नई डीपीपी मिल गई क्या आप लोगों को? हाँ गरिमा नहीं, हाँ हाँ कोई भी गरिमा, कोई भी टॉपिक के डाउट है आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा 11th का बी मॉड्यूल ना, उसकी क्या बात कर रहे हो, तो आप ऐसा करो पहले मुझे उसका फोटो भेजो ना यार, उसका फोटो फ्रंट भेजो और अंदर का एक फोटो भेजो मुझे डीपीपी 1 का, उसका एक पेज भेजो, ठीक है पीयूष? हाँ तो फिर उस हिसाब से भेज दूंगा ना मैं। पहले मुझे एक बात पता तो चले कि कौन सा बुकलेट है आपके पास में। एक बार मुझे पता तो चले, क्योंकि मेरे पास क्या है कि कई तरह की डीपीपीज आती है ना, इसलिए। चलिए फिर, ओके भाई, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास भी है ना, ये लिख लिया हो तो। ओके ठीक है, मैं भेजता हूँ। ओके बाय बाय।